रोटी आपने छीन ली पहले, फिर आप दिखावा कर रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। अगर 80 करोड़ लोग आज भी आपसे राशन ले रहे हैं, यानी 80 करोड़ लोग बेरोजगार बैठे हैं। और हर आदमी अगर पकौड़े तलने लगेगा, चाय बनेगा, वड़ा पाव का स्टॉल लगा लेगा, तो खरीदने वाला भी तो चाहिए। अच्छा, इंटरनेशनल बॉर्डर भी हमारे सुरक्षित रहने चाहिए और बेरोजगारी, विकास, ये सारे मुद्दे हैं, शिक्षा। तो आपके जहन में पहला नाम कौन से नेता का आता है कि अगर वो सत्ता में रहेगा तो सारी चीज़ें सही रहेंगी? देखिए, अपने टाइम पर पुराने टाइम की बात मैं करूं तो इंदिरा गांधी वाज द बेस्ट। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा धर्म की राजनीति करी है। लाउड स्पीकर मस्जिद से क्यों हटता है, मंदिर से क्यों नहीं हटता, गुरुद्वारा से क्यों नहीं हटता? उनकी आवाज़ भी तो दूर तक जाती है। आप मुसलमानों के पीछे क्यों पड़े हुए हो? आज अगर मुसलमान 70% अगर हाथ का कारीगर पीछे हट जाए तो सारे हिंदू और सिख भूखे मरेंगे। जितने कारीगर हैं मुसलमान हैं, जितने हाथ के कारीगर हैं मुसलमान हैं, जितने नाइयों की दुकानें मुसलमानों की हैं। बाल कटाने के लिए मत जाओ ना, फिर क्यों जाते हो मुसलमानों के पास? मत जाओ मस्जिदों में पैसा चढ़ाने, चद्दर चढ़ाने, भूखे मरने दो उनको। जो मुसलमान भाइयों को जो भी है, एक हम इनको बारूद बना रहे हैं। इनके अंदर हम इतनी घृणा पैदा कर रहे हैं कि जिस दिन राजनीति पलट गई, ये बारूद फटेगा और बड़ी बुरी तरह फटेगा। जी, आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। मैं ये बता रही थी कि जो 80 करोड़ परिवारों को ये राशन देने वाली बात है, या केजरीवाल जी ने जो कोविड में शुरू किया, उससे पहले एक योजना थी कांग्रेस की जिसका नाम था अन्नश्री योजना। अन्नश्री योजना में यही 2-4-5 रुपये में आपको गेहूं मिल रहा था, इसी 2-4-5 रुपये में आपको चीनी और आपको वो चावल मिल रहे थे। ठीक है, तो ये जब इस तरह की सरकार की नीतियाँ थी, मौजूदा सरकार ने आते ही कि आपसे क्या कहा कि ये जो कांग्रेस की सरकार आपको राशन दे रही थी, इन्होंने ये किया कि अन्नश्री में जो आपको राशन मिलता है, मैं आपको कैश दे रहा हूँ, आप ये कैश में लीजिए। तो जो सरकारी नहीं, एक मिनट, जो सरकारी गोदामों से आपको राशन मिलता, जो आज अडानी जी दबाल के बैठे हैं अपने वेयर हाउसेज में, वो राशन जो आपको मिलता, आपने ये कहा ये 10 रुपये 12 रुपये का आपका ये राशन होता है, ये 3 चीज़ों का 15 किलो राशन का, आप मुझसे 10-12 रुपये ले लीजिए और मुझे मतलब ये मैं आप सरकार से बाहर से खरीद लीजिए। क्या ये पॉसिबल है कि खुद बाहर की दुकानों में आपको ये उस रेट पे मिलता? कितना भी आपका होलसेल का मार्केट हो, क्या खारी बावली, शाहदरा या झील हो गया हमारा, यहाँ पे आपको इस तरह से राशन मिल सकता था? नहीं मिल सकता था। रोटी आपने छीन ली पहले, फिर आप दिखावा कर रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। अगर 80 करोड़ लोग आज भी आपसे राशन ले रहे हैं, यानी 80 करोड़ लोग बेरोजगार बैठे हैं 140 करोड़ में से। तो अगर मतलब इस 80 करोड़ का परिवार भी होगा कि मैं 100 करोड़ मान लूँ? जब विधानसभा चुनाव दिल्ली में हुए थे तो मैं दिल्ली वालों से इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ क्योंकि न्यूज़ चैनल पर कई ये चला था कि दिल्ली के लोग जो है वो मुफ्त खो रहे हैं, मुफ्त की कोई चीज़ मिले तो उसमें जो है बढ़ जाते हैं, वोट इसमें चला जाता है। तो आप मुफ्त में तो नहीं है, प्रोग्राम हुए थे बाकायदा, इस पर सुधीर चौधरी ने प्रोग्राम किया था। मुझे ये बताएं, ये इन्हीं की ये जो राशन बांट रहे हैं जिसमें बार बार पोस्टरबाजी करते हैं, ये मतलब सबसे बड़ा इनका अचीवमेंट ही यही है। इस सरकार का अचीवमेंट मंगलयान, चंद्रयान है ही नहीं, क्योंकि ये इनका नहीं था। लेकिन इससे जो है इन्होंने, इनका अचीवमेंट है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। उनका जो वो भीख का ताना है ना, ये उनका अचीवमेंट है। और ये अचीवमेंट जो है, ये चीज़ जो है लोगों को परेशान इसलिए करती है कि ठीक है, लोग मजबूरी में लेते हैं, आप रोज़गार नहीं देंगे तो क्या ये पॉसिबल है कि वो आदमी कोई काम कर सके? और हर आदमी अगर पकौड़े तलने लगेगा, चाय बनेगा, वड़ा पाव का स्टॉल लगा लेगा, तो खरीदने वाला भी तो चाहिए। सारे स्टॉल ही लगा देंगे, खरीदेगा कौन? जेब में पैसा भी तो चाहिए, उसके लिए व्यापार रोजगार नहीं चाहिए? मतलब मैं तो ठेला लगा लूँ, मेरे आगे 4 लोग नहीं खड़े होंगे तो मैं कहाँ जाऊँ? यानी मैं यहाँ भी नहीं कमा रहा, फिर नौकरियाँ आप खा गए। ठीक है, जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जब FDI ला रहे थे तो ये कह रहे थे विदेशी कंपनियां हमारी नौकरियां खा जाएंगी। होंडा ने अपना प्लांट लगाया, मारुति आई इंडिया में, जहाँ बड़े फोर्ड ने लगाया, मतलब अलग अलग कंपनियां आ रही थी देश में। और जहाँ कंपनियां आ रही थी वहाँ के लोगों का एक तरह से रोज़गार, जैसे हरियाणा इतना डेवलप कैसे हो गया? बड़ी कंपनियां आई, फैक्ट्रियां लगाई, लोगों को रोज़गार। आप भी वोट डाल के आई, आपसे ही बात कर लें, एक मिनट रुक जाओ। मैं तो आई नहीं वोट, मैं डाली नहीं, मैंने वोट डाल के डाली वोट नहीं आया? नहीं आया मेरा वोट, पिछले साल भी नहीं आया, इस साल भी नहीं आया। क्यों, चेक नहीं कराया था? आया नहीं, पता नहीं क्यों। अच्छा ठीक है, अभी नहीं आया, इतना तो बता ही सकती हैं कि किन मुद्दों पर वोट करती हैं? अब मैं तो ये कहती हमारा राशन मिलता है, पहले एक बंदे 5 किलो मिलता था, और अब हमें ना तो 4 बंदों का मैं कह 12 किलो मिल रहा है। 12 किलो पूरे महीने चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो ये अब हमारे साथ में क्या अच्छा हो रहा है? या तो दो मत, और दे रहे तो ढंग से दे दो ना। अच्छा चलिए सर, वोट डालिए। हाँ जी, डाला है मैं।
चलिए, क्या किन मुद्दों पर वोट गया आपका? सर मेरा एक तो था कि जो हमारे देश की जो सुरक्षा है, खाली स्टेट लेवल पर नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी सुरक्षित रहनी चाहिए। अच्छा, इंटरनेशनल बॉर्डर भी हमारे सुरक्षित रहने चाहिए, और बेरोज़गारी, विकास, ये सारे मुद्दे हैं, शिक्षा और ये जो स्वास्थ्य है, हमारे देश की जो मेन जो प्रॉब्लम है वो एजुकेशन और हेल्थ है। मैं खुद टीचर रहा हूँ, अब मैं रिटायर्ड हूँ एक तरह से, ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो एजुकेशन में देखता हूँ आज भी हम जो है काफ़ी हमें कुछ करना बाकी है। तो शिक्षा में जो बहुत कुछ सुधार की ज़रूरत है, मैंने इस मुद्दे पर भी वोट दिया है। अच्छा, सुरक्षा को लेकर आपका एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 2019 में जो है सुरक्षा का और उस टाइम पर जो चीज़ें चली थी उस पर वोट गया था और उसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला था। इस बार क्या लग रहा है? देखिए, लाभ कुछ ना कुछ तो अब भी मिलेगा। जैसे पीओ की है, अब उसका चांसेस है यहाँ पे आने का। अगर ये आ जाता है तो अगली बार जो है और ज़्यादा बेटर हो जाएगा, और नहीं आता है तो फिर तो लोगों को लगेगा कि चला हुआ है हमारे साथ। पर एक आरोप जो लगता है बीजेपी पर कि हिंदू मुस्लिम बंटवारा, नफरत की राजनीति, उससे लोग उब चुके हैं, ऐसा माहौल दिख रहा है कहीं? ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ये चीज़ों का। हम इस चीज़ को किस वे में लेते हैं। मेन जो हमारे जो बेसिक जो नीड्स हैं वो पूरी होनी चाहिए, और बेसिक नीड पूरी नहीं तो हम फिर बेकारी बातें करते हैं। उसको वही तो बात है कि प्रधानमंत्री अपने भाषणों में उन सब चीज़ों का जिक्र नहीं कर रहे। 10 साल बीते जाने के बाद क्या क्या सुविधाएं दी, मूलभूत जो समस्याएं हैं उन पर बात करने से अलावा मंगलसूत्र, इन सब चीज़ों पर बात। देखिए, मंगलयान जो भी हमने उपलब्धि हासिल की है वो देश के लिए अचीवमेंट है, उसका सम्मान करते हैं। मैं मंगलसूत्र की बात कर रहा हूँ जो उन्होंने। ठीक है मंगलसूत्र। देखिए, वो तो जो जब ये चुनाव होते हैं ना, तब कोई भी पार्टी क्यों ना हो, हर पार्टी अपने अपने तरीके से मैनिपुलेट करती है, बात को घुमा के फिरा करना। उसने कहा, उस बात को पकड़ लिया, फिर दूसरी पार्टी उसको मुद्दा बना लेती है और उसको कैश कराने की कोशिश करती है, उसको वोट के रूप में। तो ये सब मेरा मानना ये है कि हमें जो है जो बेसिक नीड्स है, मान ली मैं आज भूखा हूँ और मैं बेकार की बातें करूँ, उसका क्या फ़ायदा? हमारा अपना रोज़गार भी होना चाहिए। सुरक्षा हमारी स्टेट की नहीं, पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। जैसे चाइना जो हमें आगे दिखाता है। अच्छा, आपसे एक सवाल मैं पूछता हूँ, वोट का उससे सवाल नहीं है, वोट आप किसी को भी दें। जब हम इंटरनेशनल रणनीति के बारे में सोचते हैं, देश की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं, तो आपके जहन में पहला नाम कौन से नेता का आता है कि अगर वो सत्ता में रहेगा तो सारी चीज़ें सही रहेंगी? देखिए, अपने टाइम का पुराने टाइम की बात मैं करूँ तो इंदिरा गांधी वॉज द बेस्ट। उनके होते पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, बांग्लादेश बना, और उनके जो डिसीजन थे रियली प्रेज वर्दी थे। मैं किसी पार्टी को वो नहीं कर रहा। आज जो हम देखते हैं तो मोदी जी काफ़ी अच्छे से उड़े रहे हैं, लेकिन ये है कि वो ज़मीनों पे भी आए, ज़मीन हकीकत में भी आए, वो उतर के आए वो चीज़ें। खाली कहने से बात नहीं बनेगी, वो वास्तव में भी हमें धरातल पर आए, तब उसका फ़ायदा है। हम खाली बातें कर रहे हैं। अब हम पीओ के चाहते हैं, लेकिन जो चाइना ने हमारा कब्जा कर लिया, ज़मीन ले ली है काफ़ी सारी, उसके बारे में बात करें, हम नहीं करें। वो भी तो हमारी ज़मीन थी जो इसमें 1965 में चली गई, चाहे किसी गलती से गई। हम उस चीज़ को बार बार एक बात को करें, क्या फ़ायदा है उसका? हम उसे लेने का उसको प्रयास करें, वो मुद्दा है। बीजेपी वाले विश्वगुरु का नारा देते हैं तो यकीन होता है कि विश्वगुरु हमारा देश बनने वाला है? देखिए, अभी उसमें टाइम लगेगा। अभी ये ऐसा नहीं है कि हम कह सकें विश्वगुरु गए उस पर पहुँच गए हैं। बहुत कुछ होना बाकी है। वो जो कंट्रीज हमसे काफ़ी आगे निकल गई हैं, चाइना आज बहुत अच्छे वो तरक्की पर है। मैं तो अपने देश की बात करूँगा ना, हमारा देश तरक्की करे। अच्छा, जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के भाषण रहे हैं उसमें मुसलमानों का काफ़ी शब्द है, चाहे वो रिजर्वेशन को लेकर रहा हो कि मुसलमानों को नहीं देने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ, या फिर वो संपत्ति के बंटवारे वाला जिक्र हो, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के आधार पर उन्होंने बयान दिया। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि देखो किस तरह से मस्जिदों से जो लाउड स्पीकर हट दिए गए। जब ये इस तरीके के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के बयान आते हैं, उससे सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है कि फ़ायदा है? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा धर्म की राजनीति करी है। लाउड स्पीकर मस्जिद से क्यों हटता है, मंदिर से क्यों नहीं हटता, गुरुद्वारा से क्यों नहीं हटता? उनकी आवाज़ भी तो दूर तक जाती है। सवेरे 3 बजे 2 बजे गुरुद्वारे में पाठ होना शुरू हो जाता है, वहाँ तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। हमारा ये कहना है कि हिंदुस्तान का हर नागरिक हमारा हिंदुस्तानी है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे सिख है। लाऊ सबके लिए बराबर होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। आप मुसलमानों के पीछे क्यों पड़े हुए हो? आज अगर मुसलमान 70% अगर हाथ का कारीगर पीछे हट जाए तो सारे हिंदू से भूखे मरेंगे। इतना हाथ के कारीगर आज की डेट में मुसलमान है, और कोई हिंदू नहीं चाहता कि मेरा यहाँ सरदार का बच्चा नहीं चाहता कि मेरा कारीगर बने, हाथ पैर काले करे, बॉस बने, सीट पर बैठे। मुसलमान का बच्चा भी सीट पर बैठता है, लेकिन आज का जो कारीगर है, जो हाथ का काम कर रहा है, जो बुनाई कर रहा है, वो मुस्लिम है। आरक्षण देने की बात आती है, आप आरक्षण को कितना देते हो, कितना नहीं देते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन राजनीति के अंदर हिंदू और मुसलमानों को बीच में नहीं लाना चाहिए।
कोई भी हिंदू भाई हमारा या सिख भाई हमारा अपने बच्चों को कारीगर नहीं बनाना चाहता। आज जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं मुसलमानों की हैं, जितने कारीगर हैं मुसलमान हैं, जितने हाथ के कारीगर हैं मुसलमान हैं, जितने नाइयों की दुकानें मुसलमानों की हैं। बाल कटाने के लिए मत जाओ ना, फिर क्यों जाते हो मुसलमानों के पास? मत जाओ मस्जिदों में पैसा चढ़ाने, चद्दर चढ़ाने, भूखे मरने दो उनको। हिंदू भाई ज़्यादा जाते हैं, सिख भाई भी जाते हैं, पैसा भी चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? फिर ये मना करते हैं वोट के लिए। लेकिन जो अच्छा हिंदुस्तान का नागरिक है वो मंदिर में भी जाएगा, मस्जिद में भी जाएगा, गुरुद्वारे में भी जाएगा। यही तो खूबसूरती है हिंदुस्तान की। यही हम चाहते भी हैं, लेकिन ये बुलडोजर की राजनीति नहीं चलनी चाहिए ना। आप जो मकान तोड़ते हो वो कौन सा तोड़ते हो? जो अनऑथराइज बना हुआ है बिना नक्शे का। क्रिमिनल का नहीं तोड़ते हो। जो क्रिमिनल का मकान अगर एमसीडी से द्वारा पास बना हुआ है वो टूटेगा, वो टूटेगा बुलडोजर से जो अनऑथराइज बना हुआ है। तो ऐसी ये जो मुसलमान भाइयों को जो भी है, एक हम इनको बारूद बना रहे हैं। इनके अंदर हम इतनी घृणा पैदा कर रहे हैं कि जिस दिन राजनीति पलट गई ये बारूद फटेगा और बड़ी बुरी तरह फटेगा। आरक्षण की हम जिक्र करते हैं, हम ये हिंदू मुसलमान का आरक्षण करने बजाय ये जो आरक्षण लागू हुआ 10 साल के लागू हुआ था, आज सिर्फ वोट की राजनीति के कारण साल का डेफिनेटली लागू नहीं हुआ, समीक्षा की बात थी। और अब आज देखिए, आज जो कोई भी पार्टी हो इसको ख़त्म नहीं करना चाहती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है वोट चाहिए। अब इनको अगर हम हटा देंगे वोट मिलेंगे नहीं वहाँ से। तो वोट आप पक्ष में है आरक्षण के कि नहीं? बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ पक्ष में। वजह देखिए, एक 30% 40% वाला बच्चा डॉक्टर बन जाता है और 90% वाला बच्चा कोटा में सुसाइड कर रहा है। क्यों? पर वो उनके साथ जो भेदभाव हुआ है वो बराबर लाने के लिए वो हुआ था। देखिए, मैं कानून बनाने वाला नहीं हूँ, ना मेरे कहीं से बनने का, लेकिन वो 70 साल हो गए, आज ये बहुत डेवलप्ड हो गए। आप एक DPS है दिल्ली पुलिस में, उनके बेटे को आरक्षण मिल रहा है, क्या उसको क्या जरूरत है? मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा। आज एक आदमी खुद क्विट करना चाहिए ना इस चीज़ से। कोई क्यों करेगा? मुझे सुविधा अगर मिल रही है, अगर फ्री की मान बिजली मिल रही है, कौन छोड़ेगा? 1%, 0.1% कोई नहीं छोड़ना चाहेगा। आज बच्चे कोटा में आप देखिए, पिछले साल 26 से 27% सुसाइड की। एज ए टीचर मैं बता रहा हूँ आपको ही पता होगा, आप तो मीडिया में है। इस साल भी जो है हर महीने 2 बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। सिर्फ क्यों? कल पेपर दे के आए बच्चा, आज बच्चे ने पंखे से लटक कर सुसाइड कर ली। वजह उसे पता मेरे पेपर तो अच्छा हुआ ही नहीं और मेरा वो आएगा भी नहीं। इनकी बात जो है वह उसी पे आती हूँ। आरक्षण जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है कि आरक्षण अगर उस पे आधार पे हो कि आपका स्टेटस क्या है, आप किस समाज से आते हैं, किस वर्ग से आ रहे हैं, आर्थिक समाज है, आर्थिक स्थिति पे उस पे होना चाहिए। और ये जो सुसाइड वाला वो है ना मैटर, पर ये कहा जाता है ना कि आरक्षण देखिए आप कितने भी बड़े। अभी आपसे एक बात कही शिक्षा पे, कि शिक्षा से व्यक्ति कितना दूर हो रहा है। कॉलेजेस का एडमिशन हो गया, नर्सरी के बच्चे के लिए एडमिशन के लिए पेरेंट्स ऐसे थे। अब मैंने 2.5-3 साल के बच्चे को प्रेप में डाल के उसे 4 साल की उम्र में इंटरव्यू की तैयारी करा रहे हैं। वो कहाँ से वो बच्चा को, मतलब जहाँ उसे खेलना कूदना है वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है। 2 घंटे सिर्फ कोचिंग नहीं लेता वो, उसके बाद घर वाले भी सारे के सारे अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करेंगे उससे, उसको वो समझाने की कोशिश करेंगे कि वो 4 साल की उम्र में इंटरव्यू क्लियर करके स्कूल चला जाए। समझ रहे? तो ये जो प्रोसीजर्स है ना, ये इतने ख़राब हो गए हैं आज की डेट में। आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। और दूसरी बात बता रही हूँ, हम दिल्ली में रह रहे हैं, हमें नहीं पता, लेकिन दिल्ली के बाहर आप जैसी, आप नोएडा भी टच कर रहे हैं, आप खोड़ा टच कर रहे हैं, आप गाजियाबाद जा रहे हैं, आपको पता चलेगा छुआछूत किस लेवल तक है। जिसके साथ होता है वो जानता है। हम आप नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन हमें लग रहा है कि हम ही समाज है, पर हमसे आगे समाज बहुत दूर तक है। और आज भी अगर उनका स्टेटस ठीक है, वो आर्थिक रूप से अगर सक्षम भी हैं, वो गोल्ड भी पहन ले, वो हीरे भी पहन ले, वो मॉल में भी कर लें, लेकिन समाज उन्हें हकारत की नज़र से देखेगा ही देखेगा, क्योंकि मैं उससे कम्युनिटी वाइज ऊपर हूँ। ठीक है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं यादव हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, करते करते ना वो होता क्या है, मैं राजपूत हूँ, मैं ठाकुर हूँ, ये करने के चक्कर में आपने समाज को इतना बांट दिया कि आप खुद भी उत्थान नहीं हो पा रहा आपका। क्यों आज यूपी बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन जो हुआ, जब कोविड आया, कोविड में सबसे ज़्यादा पलायन जो यहाँ से हो रहा था वो यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश क्यों हुआ? क्यों हुआ? इतना मतलब अच्छी वहाँ ज़मीनें हैं, वहाँ लोग हैं, वहाँ वो लोग हैं जो हाथ का काम जानते हैं, वहाँ का लोग जो है वो मेहनत से नहीं डरते, लेकिन वहाँ पे आप एक फैक्ट्री नहीं लगा पाते। सब कुछ आपको वाइब्रेंट गुजरात में क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? आप उससे बाहर आए ना। जब हुडास थे हरियाणा में, हरियाणा का डेवलपमेंट आज तक बोल रहा है,